नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार हो गया है और विधि आयोग ने इसका फाइनल ड्राफ्ट आज लगभग मेरा ख्याल आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो सौंपेंगे। 17 तारीख को शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में ये डिस्कशन में लाया जा सकता है। लाया क्या, पास ही हो जाएगा, थम्पिंग मेजॉरिटी में है इनकी पार्टी। तो इस पर तमाम इस एक नई बहस को जन्म मिला कि जनसंख्या नियंत्रण आखिर क्यों, और वो भी चुनावी वर्ष में, जबकि चुनाव के 6 महीने रह गए हैं। तो इस पर हमारे इस ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं CPI-M की पॉलिट ब्यूरो की मेंबर, कानपुर की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली सहगल। सुभाषिनी जी नमस्कार। सुभाषिनी जी, आपको इसका काफ़ी कुछ तो मालूमात उसकी हो ही गई होगी कि जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही है। आपको क्या लगता है ये आखिर क्यों ये करने जा रहे हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इस मसौदे में भी लिखा है कि इसके पारित होने के 1 साल के बाद इसका क्रियान्वयन होगा। तो मतलब पहले से कह दिया गया है कि ये जो भी नई सरकार आएगी वही इसका क्रियान्वयन करेगी। तो इससे कुछ ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि उनके मतलब की बहस इस पर जनता के बीच हो। और हालांकि इस मसौदे में किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया गया है, किसी समुदाय की बात नहीं की गई है, लेकिन जानते तो सब नहीं, लेकिन जो इसकी बहस चलाई जाएगी संघ परिवार की तरफ से, हम लोग सब जानते हैं किस तरह की चलाई जाएगी। इसलिए हम भी उस बिंदु को तो बिल्कुल छूना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अप्रासंगिक है। अगर हम इस बात को लें कि प्रजनन दर को कम करना है, तो वो कैसे होगा? तो दुनिया में इसका अब बहुत अनुभव मिल चुका है, और दुनिया भर में और हमारे देश के अंदर भी, मतलब हमारी केंद्र सरकार ने भी करीब 15 दिन पहले एक एफिडेविट दिया है, जिसमें उन्होंने भी स्वीकार किया है कि दंडात्मक कार्रवाइयों से प्रजनन दर कहीं न कम हुआ है न कम हो सकता है। इंदिरा गांधी का रिजिम इसका कभी नहीं हो सकता है। अब ये हर जगह इसको स्वीकार भी कर लिया गया है। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ ये भी अब सब लोग समझने लगे हैं, अब वो उसको करें या न करें, लेकिन अब ये सबको मालूम है कि प्रजनन दर कम करने के लिए क्या जरूरी है। ये बात अब पूरी दुनिया में और हमारे देश में केरला और तमिलनाडु के अनुभव हमको क्या बता रहे हैं कि जहाँ सबसे ज्यादा प्रजनन दर कम हुआ है वो कैसे, उसके लिए जरूरी है महिलाओं का शिक्षित होना, नंबर 1। नंबर 2, जो शिशु मृत्यु दर है उसका कम होना, और नंबर 3, जहाँ पर सब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं किसी संस्थागत व्यवस्था में, मतलब अस्पताल में या नर्सिंग होम में या हेल्थ सेंटर में, जहाँ ये तीनों काम सरकारों की तरफ सुनिश्चित किए गए हैं, वहां पर प्रजनन दर अपने आप कम हो गया है। और केरला में तो 2 से कम हो गया है, मतलब अब दंपतियों के 2 से कम बच्चे हो रहे हैं औसतन। हमारे उत्तर प्रदेश में 2.8 है, तो ज्यादा है। तो सवाल ये है कि इसको कम कैसे किया जाए। हमारे यहाँ महिलाओं की जो शिक्षिता जो दर है वो क्या है, वो है 60%, और उसमें वो महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में जो केवल अपना नाम लिखना जानती हैं, उनको भी शिक्षित कहा जाता है। केरला में महिला शिक्षा का दर है 92%, तो बहुत बड़ा गैप है। फिर अगर हम शिशु मृत्यु दर देखें तो केरला में शिशु मृत्यु दर है 10,000 जन्म में 7 मृत्यु शिशुओं की, और उत्तर प्रदेश में है 47, तो बहुत हाई है। यहाँ भी गैप बहुत ज्यादा है। जो संस्थागत मतलब जन्म देने की बात है, तो केरला में 99% से अधिक जो जन्म होते हैं वो नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में होते हैं, और उत्तर प्रदेश में मतलब 67% भी नहीं होते हैं। और ये सरकारी आंकड़ा है, इस पर कुछ सवाल भी लोग उठाते हैं, क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कि ज्यादातर जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें कोई डॉक्टर नहीं है, उनमें महिला डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं है, उनमें नर्सें भी ड्यूटी पर नहीं रहती हैं। अक्सर सुना जाता है कि अस्पताल या हेल्थ सेंटर के फाटक पर महिला ने
फुटपाथ पर जन्म दे कानपुर दिया में ऐसी और कई मर घटनाएं गई। हुई हैं। जब कानपुर जैसे शहर में ये हुआ है तो गांव में और कस्बों में क्या हालत है वो हम समझ सकते हैं। बहरहाल सरकारी आंकड़ा भी कहता है कि 67% से ज्यादा जन्म संस्थागत नहीं होते हैं। तो इनको ठीक करने की जरूरत है। जब तक सरकार, ये सरकार या इसके बाद आने वाली सरकार महिलाओं की शिक्षा को सुनिश्चित नहीं करेगी, मृत्यु दर को कम नहीं करेगी और संस्थागत जन्म के लिए पूरा प्रावधान नहीं करेगी। कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं नहीं जिसमें ये बात आप जो कह रही हैं, शिक्षा को और सशक्तिकरण को, वुमेन एम्पावरमेंट को भी उसमें कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में 12 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जनसंख्या नीति बना करके 2 बच्चों वाली नीति अपनी लागू कर रखी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रांत हैं जिन्होंने कुछ दंडात्मक कार्रवाइयों को कानूनी रूप दिया है। इसमें हरियाणा है और राजस्थान। अब राजस्थान ने भी उनको वापस कर दिया है। ये क्या था कि जो महिला या पुरुष जिसके घर में लैट्रीन न हो और जो 10वीं पास न हो और जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों, वो कैंडिडेट नहीं हो सकती है स्थानीय निकाय चुनाव में। ये 2 जगह हुआ है और वहां भी केस चल रहे हैं। यूपी में भी इसमें ये प्रावधान कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ यूपी पर। तो ये वहां पर न तो प्रजनन दर इससे कम हुआ है और इसके खिलाफ बहुत लिटिगेशन मतलब कानूनी कार्रवाइयां भी चल रही हैं। बाकी जो कुछ प्रदेश हैं, अभी जैसे आसाम बिल आ रहा है, अभी उनका ड्राफ्ट आया नहीं है। बाकी जगहों पर ज्यादातर कुछ सुविधाएं दी गई हैं। जैसे कि पहले ये होता था आप अपनी नसबंदी करा लेंगे तो ट्रांजिस्टर मिलेगा, लेकिन वो भी सब फेल हो गया। उससे प्रजनन दर नहीं कम हुआ। अब हम यूपी वाला अगर हम देखते हैं कानून या जो ड्राफ्ट है, तो वो पूरी तरह से महिला विरोधी और गरीब विरोधी है। क्यों? एक तो उन्होंने कहा है कि एक बच्चे के बाद अगर आप नसबंदी करवा लेंगे, अगर वो लड़की है तो 1 लाख रुपया मिलेगा, लड़का है तो 80,000 रुपया मिलेगा। आप अगर नौकरी में है सरकारी तो आपको कुछ सहूलियतें मिलेगी। अगर 2 बच्चों के बाद नसबंदी करवा लें तो फिर आपको प्रमोशन और ये सारी चीजें। लेकिन जो असली बात है वो नहीं बता रहे हैं। नसबंदी कराता कौन है? ये नसबंदी के लिए किसको मजबूर किया जाता है? महिला को। और इसका उनके स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता ही है, उनके वैवाहिक जीवन पर भी असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर आपका 2 बच्चे हैं और एक बच्चा मर जाए तो आप एक दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो अगर उस महिला की नसबंदी हो चुकी है तो वो तो दूसरा बच्चा फिर पैदा नहीं कर सकती है। तो बहुत इस बात की संभावना है कि उसको निकाल दिया जाएगा, उसको तलाक दे दी जाएगी और दूसरी शादी करके वो दूसरा बच्चा पैदा किया जाएगा। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि उस महिला का क्या होगा। और ये अन्य स्थितियों में भी ये महिलाओं की जो नसबंदी हो गई होगी, इसका बहुत बुरा असर उन पर पड़ेगा। आप जानते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को घर से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने बेटी पैदा की। तो मान लीजिए 2 बेटी पैदा करने के बाद वो नसबंदी कर लेती तो उसकी उस घर में क्या स्थिति होगी। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में लैंगिक अनुपात जो है वो बहुत खराब है। 1000 पुरुषों के अनुपात में 800 समथिंग महिलाएं हैं। बहुत ही खराब है। हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत खराब है। तो अगर ये कानून बन जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि ये अनुपात और भी ज्यादा खराब होगा। ऑलरेडी इस कोरोना के बहाने जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, जो इसको रोकता है कि कोई भी अल्ट्रासाउंड करने वाला बता नहीं सकता है कि भ्रूण का की लिंग क्या है, उसमें बहुत लचीलापन आ गया है। कहीं भी कोई केस नहीं चलाया जा रहा है। तो ये कानून अगर बन जाएगा तो फिर कन्या भ्रूण हत्या आप समझ लीजिए इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उससे फिर महिलाओं का स्तर भी समाज के अंदर बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो ये सारी वो चीजें हैं जो महिलाओं को प्रभावित करेंगी। लेकिन गरीब भी बहुत प्रभावित होंगे। ज्यादा बच्चे किसके होते हैं? गरीबों के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित हैं। अस्पतालों में उनके बच्चों का जन्म नहीं होता है, उनके शिशु ज्यादा मरते हैं, इसलिए उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि दूसरे बच्चे के बाद हम राशन नहीं देंगे, तो आप गरीबी की सजा गरीब को दे रहे हैं और गरीबों के बच्चों को दे रहे हैं। आपने उनके लिए अस्पताल का बंदोबस्त नहीं किया,
आपने महिलाओं की शिक्षा को बंदोबस्त नहीं किया और आप कह रहे हैं कि अब हम इसकी सजा भी आपको ही देंगे, आपका राशन हम काट देंगे अगर आपका तीसरा बच्चा होता है। फिर एससी एसटी को नौकरी में थोड़ा सा उनकी जो आयु है वो उनको थोड़ी सी सीमा बढ़ा करके उनको मौका मिलता है, तो उनके यहाँ जल्दी शादी भी हो जाती है हमारे यहाँ। और फिर अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो नौकरी, सरकारी नौकरी से पूरी तरह से लोगों को वंचित कर दिया जाएगा। तो कौन वंचित किया जाएगा? ज्यादातर एससी और एसटी ही वंचित किए जाएंगे। तो वैसे भी रिक्त स्थान भरे हुए हैं जो जहाँ आरक्षण होना चाहिए, तो और भी ज्यादा आरक्षण के जो हकदार हैं उनको आप नौकरियों से हटा देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर लोग बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। उनका बस एक है कि हाँ, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं तो लोग समझेंगे कि उनके खिलाफ हमने कानून बना दिया। एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये कि सन 2000 से लेकर 2011 तक, मतलब 10 साल का जो सेंसस होता है, प्रजनन दर बहुत कम हुआ है। नहीं, प्रजनन दर बड़ा नियंत्रित है। आप देखिए कि जिसको लेकर के आशंका है आप कानून लाने जा रहे हैं आसाम में, लेकिन नहीं, तो मेरा जो सवाल है वो ये कि जहां एक तरफ ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि प्रजनन दर कम हो रहा है, धीरे धीरे नियंत्रित यानी पॉपुलेशन हो रही है, वही दूसरी तरफ ये कानून बना रहे, तो क्या मुस्लिम आबादी से डर गए या क्या? ये नहीं, मुस्लिम आबादी से डर नहीं रहे, और मुस्लिम वुमेन्स में भी प्रजनन दर कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। और आसाम में तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन वो यूपी में कम हुआ, यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में भी कम हुआ है। लेकिन उसके बाद ऐसा करें तो आपको क्या लगता है? बात है परसेप्शन की, और वो परसेप्शन कौन बनाता है? सरकार में बैठे हुए लोग बनाते हैं। संघ परिवार में जो तमाम प्रचारक हैं वो यही प्रचार करते हैं, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। और लोग भी हाँ बहुत जल्दी कर लेते हैं। वो ये भी सोचना भूल जाते हैं कि हमारे अपने परिवार में कितने बच्चे हैं, बिरजू के यहाँ कितने बच्चे हैं, राजकुमार के यहाँ कितने बच्चे हैं। मतलब उस समय वो ये सब नहीं सोचते हैं। तो ये जो दुष्प्रचार है उसको करने के लिए बहुत बड़ा ये मौका देगा। लेकिन इसके वजह से मैं फिर भी आपसे कहूंगी, हो सकता है इनको वोट मिल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन मुस्लिम समुदाय पर इतना असर इसका नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो सरकारी नौकरियों में है ही नहीं। वो बहुत सारी सरकारी योजनाओं से बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं, तो उनको तो कम इसको झेलना पड़ेगा। जो आपके गरीब लोग हैं, खासतौर से एससी एसटी, अति पिछड़े और बाकी बहुसंख्यक समाज में जो गरीब है, वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। तो इसके बारे में पूरे समाज को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही खतरनाक कानून है, इससे लोगों की बहुत बुरा असर पड़ेगा, महिलाओं पर तो बहुत ही ज्यादा। और आज मैं आपको बता दूं, ये जो पढ़ाई से महिलाएं बाहर जा रही हैं, एक तरफ तो निजीकरण की वजह से, दूसरी तरफ ये ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से, तो और भी ज्यादा महिलाओं की अशिक्षा बढ़ेगी। तो कहाँ से फिर प्रजनन दर कम होगा? तो जो करना चाहिए सरकार को, उसको न करके अपने न किए पर पर्दा डालते हुए वो एक प्रचार का मुद्दा पैदा कर रहे हैं चुनाव से पहले। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ये मांगा गया था कि पिछले महीने की 19 तारीख तक इसके खिलाफ आप सुझाव भेज सकते हैं विधि आयोग को। तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से मैंने भेजा भी है, और यही सब बिंदु भेजे, ये सारी बातें हैं। कोई जवाब तो आया नहीं, तो हम लोग सोचे कि उनसे मिले भी कि हम लोगों ने भेजा, आप क्या कर रहे हैं। कुल 80 सुझाव उनके पास है, जिसमें कुछ उन्होंने एंटरटेन किए, जैसा कि कहा जा रहा है। अभी कुछ आया नहीं कि क्या एंटरटेन किया है, लेकिन ये भी हमने सुना है कि क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद जैसी मानसिकता वाले लोग हैं, वो भी पिछले कई सालों से प्रचार कर रहे हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, 17 बच्चे, 11 बच्चे, 12 बच्चे, उनको इनाम भी मिलना चाहिए। तो अब उनमें से भी कुछ हमने सुना है कि उन्होंने भी इसके खिलाफ आपत्तियां अपनी वहां पर दर्ज की हैं। बहरहाल हम इसका विरोध धर्म के नाम पर नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे इसका विरोध कर रहे हैं। एक तो ये नाकाम होगा, प्रजनन दर इससे कम नहीं होगा। दूसरा, इससे महिलाओं और गरीबों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और जो मतलब लैंगिक अनुपात है समाज का, वो बहुत बिगड़ जाएगा। चीन जैसे देश ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया है, क्योंकि जब उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म बनाया, एक बच्चा नियम, तो वहां लड़के ही लड़के पैदा हो रहे थे, लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही थी। उससे बहुत असंतुलन पैदा हो गया है। हमारे देश में कई राज्यों में असंतुलन है, जिसके बहुत भयानक परिणाम समय समय पर सामने आते हैं। तो ये कानून, अच्छा, ऐसा नहीं कि ये सारे फैक्ट सरकार को ना मालूम हो, लेकिन उसके बाद भी अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रहे हैं
तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, एक क्या तो पॉलिटिकल वो मोटिव मैंने होगा? कहा ना, दो मोटिव है। एक तो वो जो नहीं कर रहे हैं वो छुपाना चाहते हैं, जो महिलाओं की शिक्षा को प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। अब आप देखिए केरला में ये ऑनलाइन पढ़ाई जब से शुरू हुई है, हर स्कूल जाने वाले बच्चे के पीछे 25 किलो चावल परिवार को मिलता है कि जो मिड डे मील में बच्चे नहीं खा पा रहे वो घर में आप उनको खिलाइए। यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर स्मार्टफोन्स की बहुत कमी है, यहाँ पर बिजली भी बहुत जाती है, यहाँ पर नेटवर्क भी बहुत कमज़ोर है। मान लीजिए किसी एक घर में एक स्मार्टफोन है तो वो लड़के को दिया जाएगा, लड़की को नहीं दिया जाएगा। तो तमाम बातें हैं जो लड़कियों की शिक्षा को और भी बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं इस कोरोना काल में। और निजीकरण शिक्षा का एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़कियों के नाम कट रहे हैं। जहाँ बेरोजगारी, अभी आपने देखा होगा कि उन्नाव में तो एक लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि 10वीं की परीक्षा देने जा रही थी और उसके बाप बेरोजगारी की वजह से फीस नहीं जमा कर पाए थे उसकी, तो उसको परीक्षा देने से रोक लिया, उसने आत्महत्या कर ली। कौन उसकी बात कर रहा है? ये तो एक केस सामने आ गया, वैसे बहुत केस है। नहीं, मैं कह रही हूँ अभी ये परसों उन्नाव की बात है, लेकिन सरकार की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया है नहीं। जो तमाम लोग सरकार में हैं, हमारे विधायक भाजपा के, हमारे सांसद, उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बस विपक्ष की तरफ से है। लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा रहा है तमाम सामाजिक कारणों के चलते, तो उनकी अशिक्षा और ज्यादा बढ़ेगी। इस समय कोरोना काल में बाल विवाह भी बहुत तेजी के साथ हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं। तो जिनके बाल विवाह होते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये तो एक एस्टैब्लिश्ड प्रमाणित तथ्य है। तो प्रजनन दर के बढ़ने के चांसेस हैं अगर सरकार इन तमाम कामों को नहीं करेगी। तो एक तो वो अपने न किए पर पर्दा डाल रही है, और दूसरा वो सोच रही होगी कि वो एक सांप्रदायिक प्रचार करेगी कि हमने मुसलमानों के खिलाफ ये कानून ऐसी भी बनाया रिपोर्ट है। आई कि दुनिया के कई देशों में ये पाया गया कि अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो वुमेन एजुकेशन को और कोई तरीका ही नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट विमेन्स करिए। एम्पावरमेंट का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में हाँ। उनकी एंट्री और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, यही तो नहीं, तो एम्पावरमेंट इसके है। बाद भी ये सरकार ऐसा कर रही है, तो मेरा वही सवाल है इसका कि मतलब ये है कि वो इस समाज के विकास को करना नहीं चाहती है, महिलाओं के विकास को सुनिश्चित करना नहीं चाहती है, और प्रजनन दर के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान चलाना चाहती है कि हम उनके खिलाफ ताकि एक हिंदू कानून, पोलराइज हो जाए। हाँ, हम एक कानून उनके खिलाफ लाए। ताकि हिंदू पोलराइज हो जाए। जी, लेकिन इसके खिलाफ तमाम आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि जो मुसलमान नहीं है, जो बहुसंख्यक समाज के सदस्य, उनके भी समझ में आ रहा है कि ये तो उनको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। जबकि 12 राज्यों में जिन्होंने लागू किया था उसमें से 4 ने तो विड्रॉ भी कर लिया। ये भी मैं आपसे यही तो बता रही हूँ, क्योंकि ये काम ही नहीं करता है और तमाम इसके खिलाफ केस लगाए गए हैं। तो ये बिल्कुल, देखिए, जबरिया परिवार नियोजन थोपने का नतीजा इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे लोगों ने देख लिया। केवल वो जो एक नसबंदी हुई थी, वही एक ही तो हुआ। हाँ, तो उसका कोई नतीजा नहीं हुआ और जनता में बहुत प्रतिक्रिया हुई, तो यहाँ भी होगी। लेकिन उस प्रतिक्रिया से बचने के लिए अब उन्होंने नसबंदी का पूरा भार महिलाओं पर डाल दिया। अच्छा, एक सामाजिक असंतुलन जो आ जाता है, मतलब एक लैंगिक जो गणना लैंगिक करके, तो आपने जैसा ही बताया, तो उसमें मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि जो फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव अडॉप्ट करते हैं उसमें पुरुष बहुत कम है यार, हार्डली के बराबर। हाँ, बहुत कम है as compared to women। वो कंडोम भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। तो सारा कुछ तो महिलाओं को करना है, और महिलाओं को 48%, 100 में 48% महिलाएं इसको लेकिन वो चीजें उनको सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। जैसे कि जो नसबंदी के कैंप लगते हैं महिलाओं के, वहां पे कोई ठीक से थोड़ी ना होता है, कोई प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, लोगों की, औरतों की मौत हो जाती है, बीमार पड़ जाती हैं। जो लूप लगाया जाता है उसके भी बहुत सारी आफ्टर इफेक्ट्स होती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इन चीजों के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। जो गोलियां हैं, अगर औरत अशिक्षित है तो वो गोली टाइम से खाने ही नहीं याद रखेगी। यहाँ तो यूपी में हुआ है कि पूरी की पूरी पैकेट एक बार में खा ली के बाद में याद नहीं रहेगा। आप तो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रही है, कानपुर से मेरे ख्याल पहली महिला थी जो उस फोरम पे थी, तो आखिरी तो आपकी अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव राय इस जो विधेयक आने जा रहा है उस पर आपकी एक राय क्या है कि इसमें कैसे अवेयरनेस लोगों में लाई जाए, या कैसे आपकी पार्टी
क्या करेगी इसमें? अब हमने तो कई लेख लिखे हैं, अब आपके माध्यम से भी कई लोगों तक जाएगा। और जो हमारे महिला संगठन है और दूसरे लोग हैं, हमारी जो CPIM पार्टी, उसने भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और उनके फेसबुक पेज पर और तमाम चीज़ों में भी ये बातें आ रही हैं, अखबारों में भी ये बातें आ रही हैं। मैं देख रही हूँ, पर पहली बार मैंने देखा है कि किसी इस तरह के विधेयक पर काफ़ी मतलब संतुलित चर्चा चल रही है, काफ़ी संतुलित। लोग ऐसे ही नहीं रिएक्ट कर रहे, अरे नहीं 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 बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं कि इसका असर शायद उन पर भी पड़ सकता है, बहुत दूर तक जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस सरकार ने, योगी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों पर बहुत कुठाराघात किए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर कोई रेप हो जाता है तो उसमें वो ज़्यादातर रेपिस्ट का साथ देते हैं, जैसे कि उन्नाव में देखा गया, हाथरस में देखा गया। इतना ही नहीं है, ये धर्मांतरण के तमाम कानून इन्होंने बनाए हैं, इसमें सब लोग कह रहे हैं कि इसका तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है। ये बात कुछ हद तक सही है कि जो मुस्लिम लड़के कर रहे हैं शादी, उनको और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। लेकिन जो अभी प्यूज रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ा उन्होंने सर्वे किया, तो मुसलमानों को भी अंतर धार्मिक विवाह बिल्कुल नहीं पसंद है। वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे गैर मुसलमानों से शादी करें, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे। तो ऐसा नहीं कि उनको अच्छा लगता है, दोनों कम्युनिटीज में अधिकतर लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो बात लोग नहीं सोच रहे हैं कि जो लड़कियां करती हैं इस तरह का विवाह, उनको कितना टॉर्चर किया जा रहा है। वो ज्यादातर हिंदू है, उनको मतलब मारा पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, जबरदस्ती परिवारों के पास वापस भेजा जा रहा है, उनको यंत्रणा बर्दाश्त करनी पड़ रही है। इस पर कोई सोच ही नहीं रहा है। और जो महिलाओं का बहुत संघर्षों के बाद एक उनको मूलभूत अधिकार प्राप्त हुआ कि अपनी मर्जी से शादी करें या अपना जीवन साथी चुने, वो भी तो उनसे छीना जा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंतरजातीय विवाह पर हमला नहीं हो रहा है, वो भी बरकरार है, उसके ऊपर भी मारपीट, मार डालना, ये सब चल रहा है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। तो जो महिलाओं का अधिकार है, और ये एक मूलभूत अधिकार है कि वो अपना जीवन साथी चयनित कर सकती हैं, चुन सकती हैं। और हमारे हाईकोर्ट ने तो कहा है कि वो किसी भी पुरुष के साथ रह सकती हैं, और एक ही लिंग के लोग भी एक साथ रह सकते हैं अगर उनकी मर्जी हो। तो एक तरफ कोर्ट तो ये कह रहा है कि ये हमारे अधिकार हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह के कानून ला करके इन कानूनों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो इस लिहाज से भी ये महिला विरोधी सरकार है, और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून भी महिला विरोधी, बिल्कुल पूरी तरह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाषिनी जी, आपको, आपने समय दिया। तो ये थी सुभाषिनी जी जिन्होंने अपनी राय रखी और पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर बताया कि इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो अब ये आपके विचार करने की बात है। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।